हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स और एल्कीन्स के बाद तीसरा पार्ट आता है एल्काइंस। तो सबसे पहले एल्काइंस में हम देखते हैं कि कौन सी टाइप का आइसोमेरिज्म ये शो करेंगे। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म विल बी शोन बाय एल्काइंस। जैसे this is a straight chain alkyne, that is normal pentyne or pent 1 ine, and this is a branched chain alkyne और आइसोपेंटाइन। ठीक है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम, कार्बन कार्बन चेन जस्ट डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों को हम चेन आइसोमर्स कहते हैं। फिर इसके बाद आती है पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात। तो एल्काइंस जो हैं ये पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन कुछ भी आ सकता है। यहां पर हम मल्टीपल बॉन्ड दैट इज ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करके देखेंगे। यहां पर फर्स्ट कार्बन के साथ है लगा हुआ ट्रिपल बॉन्ड और यहां पर सेकंड कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड चेंज हो गई। तो दीज टू कंपाउंड्स आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फिर इसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये भी हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म जब स्टीरियोकेमिस्ट्री में किया था तो तब बात की थी इसकी भी कि एल्काइंस एंड एल्काडाइईन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो ये टिपिकल कोई आइसोमेरिज्म नहीं होता, फिर भी इसको हम आइसोमेरिज्म में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में इंक्लूड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण ही इसकी सभी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को मैंने चेंज कर दिया विद 2 डबल बॉन्ड्स, तो ये टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप की ही चेंज है। फिर मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म वगैरह ये शो नहीं करते, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में लास्ट बचे रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमेरिज्म तो एल्काइंस ये भी शो करेंगे। इसमें आप लिख सकते हो एल्काइंस एंड साइक्लोएल्कीन्स आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जैसे ये है आपके पास ब्यूटाइन एंड दिस कंपाउंड इज साइक्लोब्यूटीन। एल्काइंस एंड साइक्लोएल्कीन्स दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका बन रहा है C4H6, दोनों केसेस में सेम है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और ओपन चेन है, यहां पर साइक्लिक चेन है, तो इसीलिए ही इनको हम रिंग चेन आइसोमर्स बोला करते हैं। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्काइन शो करते नहीं है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी। तो आइसोमेरिज्म के बाद हम करते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्काइंस। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, तो इनमें सबसे पहला मेथड जो है दैट इज आप लिख सकते हो बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। ये हमने एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में भी पढ़ा था कि एल्यूमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड हो तो उनका हाइड्रोलिसिस अगर किया जाए तो वी गेट
मीथेन। तो इसीलिए ही एल्युमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड को हमने मीथेनाइड बोला था। और अब जिस कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिटिलीन बनेगी उसको हम बोलेंगे एसिटिलाइड। तो वो होता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, मतलब इसमें इसको वाटर में ऐड करें, तो क्या होगा, एक तो बनता है हमारे पास लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में एसिटिलीन C2H2 गैस ये बन जाती है। तो इस तरीके से बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड वी कैन ऑब्टेन एसिटिलीन गैस। अब जो ये कैल्शियम कार्बाइड है ये बनता कैसे है? ये एक्चुअल में बनता है बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट। अगर हम इसको 1270 केल्विन तक हीट करें तो इट गेट्स डिसोसिएटेड टू गिव CaO लाइम एंड CO2, और फिर लाइम जो बना ये फर्दर ग्रेफाइट के साथ रिएक्शन करेगा अंडर सिमिलर कंडीशंस, और इससे बन जाता है कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कैल्शियम कार्बाइड जो है कहां से बना? लाइमस्टोन और ग्रेफाइट, या कहीं से भी अगर कैल्शियम कार्बाइड अर्थ क्रस्ट से भी सीधे भी एक्सट्रैक्ट किया जाए तो इसमें काफी सारी इंप्योरिटीज होती हैं, कुछ सल्फाइड्स होते हैं, कुछ फॉस्फाइड्स होते हैं। तो उन इंप्योरिटीज के हाइड्रोलिसिस से भी एसिटिलीन के साथ कुछ और गैसेस भी निकल जाती हैं, यानी कि इन द प्रोडक्ट्स वी ऑब्टेन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में से एसिटिलीन को सेपरेट करना तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात होगी। तो अब जो भी हमारे पास आउटगोइंग गैसियस मिक्सचर होगा उसको प्यूरिफाई करना है। तो आप लिख सकते हो फॉर प्यूरिफिकेशन द आउटगोइंग गैसियस मिक्सचर इज फर्स्ट पास थ्रू an acidified solution of copper sulfate which removes H2S as, तो उसके बाद ये इक्वेशन लिख सकते हो, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो H2S के साथ रिएक्ट करके उससे कॉपर सल्फाइड के ब्लैक प्रेसिपिटेट्स बना देता है और साथ में H2SO4 बन जाएगा। तो ये नेचुरल बात है, प्रेसिपिटेट्स हैं और ये सोल्यूशन में ही रहेगा डिसॉल्व्ड, तो जो आउटगोइंग गैस होगी उसमें से H2S जो है वो गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से एक इंप्योरिटी को हमने रिमूव कर लिया। अब दूसरी इंप्योरिटी थी फॉस्फीन, तो उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो इस इक्वेशन के बाद आप लिख सकते हो then it is passed through a suspension of bleaching powder। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, एंड व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर ये इस तरह से डिसोसिएट हो जाता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना फ्रॉम द सस्पेंशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो वो PH3 के साथ कंबाइन होकर बना देता है कैल्शियम फॉस्फाइड के प्रेसिपिटेट्स। ब्लैक कलर के ही प्रेसिपिटेट्स होंगे। तो बैलेंस करने के लिए 3 मोल्स ऑफ calcium hydroxide and 2 moles of phosphine, they will react together to give black precipitates of calcium phosphide and 6 moles of water। तो इस तरीके से जो impurities थी हमारे पास गैसियस मिक्सचर में, उनमें से H2S और PH3 यही दोनों मेन impurities होती हैं, तो इनको हमने रिमूव कर लिया। अब जो आउटगोइंग गैस होगी दैट विल बी समवट प्योर एसिटिलीन। तो इस तरीके से जो पहला मेथड था बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड उसको हम कह देते हैं ये हो गया। तो अब आपने यहां पर देखा था कि कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बना? एसिटिलीन। तो इसीलिए ही कैल्शियम कार्बाइड को हम
एसिटिलाइड बोल देते हैं। इट इज कॉल्ड एन एसिटिलाइड, क्योंकि इसके हाइड्रोलोसिस से एसिटिलीन ही बनती है। फिर अभी तक तो सिर्फ एसिटिलीन बनी, उससे हायर एल्काइंस अगर बनाने हो तो उनके लिए सेकंड मेथड आप लिख सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस। प्रेपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस। और ये रिएक्शन जो है ये आप समझोगे जब हम एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। उनमें आप जो लास्ट होगी रिएक्शन दैट विल बी एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस, तब आप स्टडी करोगे कि जो भी टर्मिनल एल्काइंस होते हैं उनसे हाइड्रोजन जो है दैट कैन बी रिप्लेस्ड एज H पॉजिटिव आयन। यहां से हाइड्रोजन को लूज किया जा सकता है एज H पॉजिटिव आयन व्हेन एवर इट इज treated with very strongly basic solutions like KOH alcoholic or sodamide. Sodamide is also a very strong base. तो अगर इसके साथ इसको ट्रीट करें हम at a low temperature 196 Kelvin and in the presence of liquid ammonia as the solvent, तो तब एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, लूज हो जाएगी एज H पॉजिटिव आयन। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी था वो भी पीछे कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो गया। कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और उसके साथ Na पॉजिटिव, ये बन जाएगा। और NH2 नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव को गेन करके NH3 बना देगा। तो दिस कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड सोडियम एसिटिलाइड। अब इस सोडियम एसिटिलाइड को हम यूज करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस। जैसे ये सोडियम एसिटिलाइड प्लस ब्रोमो एल्केन या कोई भी हेलो एल्केन यूज करें अगर, तो ये बात पहले भी हुई थी जब हमने वर्ड्स रिएक्शन की थी, तब मैंने बताया था कि कोई भी मेटल हो और कोई भी हेलोजन हो, जहां कहीं भी किसी भी रिएक्शन में अगर इनके कंबाइन होने के चांसेस बने, यानी कि किसी केस में ये दोनों इकट्ठे आ गए, तो इमीडिएटली दिस विल बी लॉस्ट एज मेटल हेलाइड। यहां पर बनेगा सोडियम ब्रोमाइड और इस कार्बन का एक बॉन्ड बन जाएगा विद द कार्बन ऑफ द CH3 ग्रुप। तो इस तरीके से हमने दो स्टेप्स में लोअर एल्काइन एसिटिलीन से हायर एल्काइन प्रोपीन बना लिया। तो यहां पर NaNH2 थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में यूज किया था, तो अगर हम ज्यादा एक्सेस में यूज कर लें सोडामाइड को तो तब हम दोनों हाइड्रोजन जो एसिटिलीन के हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम 2 मोल्स ऑफ NaNH2 यूज करें तो इधर भी Na पॉजिटिव ही आके अटैच हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर भी लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे डाई सोडियम एसिटिलाइड और साथ में 2 मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। तो फिर ये जो डाई सोडियम एसिटिलाइड बना, इसमें दो मेटेलिक एटम्स हैं अटैच्ड, तो इसलिए अब दो एल्कीन जो हैं वो हम यूज करेंगे, दो हेलो एल्केन यूज करेंगे, जैसे ब्रोमोमीथेन प्लस डाई सोडियम एसिटिलाइड प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एल्केन। तो इस तरह से इनको अगर हम करवाएं रिएक्ट तो एक NaBr जो है दैट विल बी गॉन फ्रॉम दिस साइड एंड द सेकेंड NaBr मॉलिक्यूल विल गो फ्रॉम हियर। तो इस तरीके से एक इस कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा विद द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और एक इस कार्बन का भी इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से लोअर एल्काइंस से हम हायर एल्काइंस जो हैं वो बना सकते हैं बड़ी इजीली। तो
आप ये भी देख सकते हो कि जैसे यहां पर मैंने ब्यूट 2 आइन बनाया, सेकंड कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड, और अगर फर्स्ट कार्बन पे ही मुझे चाहिए ट्रिपल बॉन्ड तो वो भी हम बना सकते हैं। कैसे कि सोडियम एसिटाइड यूज करें, अगर जैसे मैं ये रिएक्शन ही चेंज करके अब लिखने लगा हूं कि अगर हम ये मोनो एसिटाइड यूज करें, सोडियम एसिटाइड, इसमें ऐड कर दें अगर ब्रोमो इथेन, तो अब यहां से जाएगा NaBr और हमें ऑब्टेन क्या होगा, सबसे पहले है CH3, फिर CH2, फिर इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा विद ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। इस तरीके से वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन 1 ब्यूटाइन। तो हम डिफरेंट जो पोजीशन आइसोमर्स हैं वो भी बना सकते हैं बाय दिस मेथड। तो इस तरीके से लोअर एल्काइंस एसिटिलीन से या और भी एल्काइंस जो है उनसे हम हायर एल्काइंस बना सकते हैं। बस इतनी बात का आपको ख्याल रखना होगा, ये आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस में भी स्टडी करोगे कि ओनली टर्मिनल एल्काइंस कैन रिएक्ट विद हेलोएल्केन्स। उनमें हेलोएल्केन नहीं, अमोनिया और सोडामाइड, सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस ही सफिशिएंटली एसिडिक होते हैं, बाकी नहीं होते। तो इसके बाद थर्ड मेथड आता है बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाईहेलोएल्केन्स। डाईहेलोएल्केन्स हैं जिनमें दो दो हेलोजन एटम्स अटैच्ड होंगे कार्बन के साथ, तो उनकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है। जैसे मैं सिंपलेस्ट केस यही लेता हूं, ये विसिनल जो है दैट इज डाइब्रोमाइड, जब नेबरिंग कार्बन्स के साथ दो हेलोजन लगे होंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे KOH अल्कोहलिक। आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन स्टडी की थी एल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है कि यहां से Br जाएगा, यहां से H जाएगा। तो इस तरीके से यू विल ऑब्टेन, यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कि हमारे पास बनेगा विनाइल ब्रोमाइड, ये प्लस HBr और KOH आपस में रिएक्शन करके KBr और वाटर बना देंगे, KBr प्लस वाटर। तो ये भी मैंने आपको पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में भी बताया था कि इस ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल। तो दिस इज विनाइल हेलाइड, पर्टिकुलरली विनाइल ब्रोमाइड है यहां पर। तो अब इसके बाद देखो आप कि जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगी है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में बीटा एलिमिनेशन होती है। इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन और इसको बीटा। बीटा कार्बन पे अभी भी हाइड्रोजन है तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन फर्दर हो सकती है। पर अगर हमें फर्दर करनी हो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन तो एक बात का तो ख्याल रखना पड़ेगा कि अब हमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब H पॉजिटिव को रिमूव करना है फ्रॉम ए विनाइलिक कार्बन, फ्रॉम ए डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन हो अगर तो उससे हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, वो थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। इसलिए अब सेकंड स्टेप पे KOH अल्कोहलिक से भी स्ट्रॉन्ग बेस हम करते हैं यूज सोडामाइड। अगर KOH अल्कोहलिक भी यूज करें तब भी रिएक्शन तो हो जाती है, पर थोड़ी उसकी यील्ड कम होगी। अगर हम KOH अल्कोहलिक से भी स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaNH2 यूज करें तो तब सेकंड स्टेप जो है वो ज्यादा इजीली हो जाता है और वी ऑब्टेन एसिटिलीन प्लस NaBr प्लस NH3 इस तरीके से।
तो जब हम डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तो पहले स्टेप में तो KOH अल्कोहलिक इफेक्टिव है पूरा, पर सेकंड स्टेप में वो थोड़ा कम इफेक्टिव हो जाता है, इसलिए उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 या सोडामाइड मैंने यूज किया है। तो इस तरीके से कोई मर्जी आप विसिनल डाईहेलाइड यूज करो, उसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करके हम एल्काइंस बना सकते हैं। और फिर नेक्स्ट फोर्थ मेथड आता है बाय डीहेलोजिनेशन। अब हेलोजन को रिमूव करना है, बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलोएल्केन्स। बाय डीहेलोजिनेशन, डी आपको बताया था इज ए नेगेटिव प्रीफिक्स, ये किसी भी वर्ड के मीनिंग को नेगेटिव कर देता है, मतलब लॉस या रिमूवल। डीहेलोजिनेशन का मतलब होगा लॉस और रिमूवल ऑफ हेलोजन। तो टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव यूज करने हैं तो आप लिख सकते हो टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स, पर्टिकुलरली टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव्स, undergo dehalogenation on treatment with zinc dust in alcohol। सॉल्वेंट हम यूज करेंगे अल्कोहल। जिंक आपको पता है एक डाइवेलेंट मेटल है, मेटल है तो हेलोजन को तो लेकर जाएगी ही जाएगी। एक जिंक का एटम 2 ब्रोमीन को ले जाएगा, पर यहां पर ब्रोमीन है 4, इसलिए हम 2 मोल्स ऑफ जिंक यूज करेंगे। सॉल्वेंट यूज करते हैं कॉमनली मीथेनॉल या कोई और अल्कोहल, जैसे इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं। तो एक ZnBr2 नीचे से गया तो कार्बन एटम्स में डबल बॉन्ड हो गया, और एक ZnBr2 ऊपर से जाएगा तो इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, +2 मोल्स ऑफ ZnBr2। तो इस तरीके से आप कोई मर्जी टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव यूज कर लो। जैसे अगर हम यूज करें ये CH3 वाला, तो इससे एल्काइन बनेगा ये वाला। तो डिफरेंट टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव से हम डिफरेंट एल्काइंस बना सकते हैं, पर इसका यूज थोड़ा लिमिटेड होगा। तो आप लिख भी सकते हो दिस रिएक्शन हैज लिमिटेड यूज बिकॉज, क्योंकि जो हमने टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव यूज किए हैं एल्काइन के प्रेपरेशन के लिए, ये खुद ही एल्काइन में हेलोजन की एडिशन से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, the reaction is of limited use because the tetrahalogen derivatives used in the reaction are themselves obtained by the halogenation of alkynes, यानी कि by addition of halogens to alkynes। तो इसलिए इस रिएक्शन का यूज होगा थोड़ा लिमिटेड। तो कब यूज की जाएगी? जब हमारे पास कोई इम्प्योर एल्काइन है तो उसमें हम ब्रोमीन ऐड करके टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव बना लेंगे और उसको सेपरेट कर लेंगे। तो जो भी इम्प्योरिटीज थी वो सारी रिमूव हो गई, फिर उसमें फिर से दोबारा जिंक डस्ट और अल्कोहल वगैरह डाल के हम डीहेलोजिनेशन करके दोबारा से प्योर एल्काइन जो हमें चाहिए था वो बना सकते हैं। तो यही है इस रिएक्शन की यूटिलिटी। फिर इसके बाद बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ, फिफ्थ मेथड होगा ये, बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म्स।
हेलो फॉर्म्स आप पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ते हो, जैसे क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, तो उनकी डी हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन को रिमूव करना है। तो ये कॉमनली हम करते हैं बाय ट्रीटिंग द ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव विद सिल्वर, मेटेलिक सिल्वर। तो यहां पर 6 मोल्स ऑफ सिल्वर प्लस दूसरा मोल आएगा इस क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। तो यहां से 6 moles of AgCl will be gone। 3 बॉन्ड इस कार्बन के ब्रेक हुए, 3 बॉन्ड इस कार्बन के ब्रेक हुए, इसलिए दोनों कार्बन में ही एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि एल्कीन हमें ऑब्टेन होगा प्लस 6 moles of AgCl। सिमिलर रिएक्शन विल बी शोन बाय आयोडोफॉर्म। अगर ये क्लोरीन की बजाय आयोडीन लगी हो तब भी बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन ही होती है। और इसके बाद लास्ट आता है मेथड ऑफ प्रेपरेशन, दैट इज बाय कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जब हमने एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस जो है इसको हम एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस तीनों के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में यूज करेंगे। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, तो तरीका बिल्कुल सिमिलर होगा। यहां पर हम यूज करेंगे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड, जैसे ये है। अगर सिस आइसोमर हो तो ये हम करेंगे आइसोमेरिज्म में। आप पढ़ते हो कि सिस आइसोमर को मैलिक एसिड बोलते हैं और ट्रांस आइसोमर को फ्यूमेरिक एसिड। तो ये उन दोनों के पोटेशियम सॉल्ट्स हैं। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड, इसका करना है इलेक्ट्रोलिसिस। तो साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर ऐड करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, यानी कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, वैसे ही जैसे एल्काइंस में, एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में मैंने विद मैकेनिज्म समझाया था कि पहले यहां से आयोनाइजेशन होगी, के पॉजिटिव अलग हो जाएंगे, इस O के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये एनायन जाएगा एनोड पे, वहां पर ऑक्सीडेशन होकर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऑक्सीजन का ऑक्टेट अब इनकम्प्लीट होगा तो ये कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, यानी कि एक CO2 ऊपर से जाएगी, एक CO2 नीचे, और दोनों कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन का एक एक बॉन्ड ब्रेक होने के कारण दोनों आपस में एक बॉन्ड और फॉर्म कर लेंगी, यानी कि एसिटिलीन बन जाएगी। प्लस 2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस H2 एंड प्लस 2 मोल्स ऑफ KOH। तो इस तरीके से बाय कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस वी कैन प्रिपेयर एल्काइंस फ्रॉम these डाई सॉल्ट्स, डाई जो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं इस एल्काइन में। तो इस तरीके से जो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्काइंस हैं ये खत्म होते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन के बाद हमें करना होता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस में, जैसे हमने एल्केन्स में या एल्कीन्स में बात की थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सिर्फ 2 ही चीजें देखते हैं बेसिकली, एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा सॉल्युबिलिटी। और जैसे एल्केन एल्कीन की थी बिल्कुल वैसे ही, नंबर 1 सॉल्युबिलिटी, ये मैंने आपको बताया था कि वाटर में वही कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। अब एल्काइंस में तो कोई फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं है, तो इसलिए दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो वाटर में ये सॉल्युबल ही नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लिख लो कि इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, जैसे अल्कोहल्स हो जाएंगी, ईथर्स हो जाएंगी,
क्लोरोफॉर्म हो जाएगी, बेंजीन हो जाएगी, हेक्सेन हो जाएगी, तो उन सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल रहेंगे, पर वाटर में ये इनसॉल्युबल होंगे। फिर सेकंड होगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो इनकी हमने बात की थी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो स्ट्रॉन्ग तो तब इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो तब उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स थोड़े कम होते हैं। तो यहां पर अब एल्काइंस हैं, तो एल्काइंस में आपको पता है कि देयर विल बी ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। एल्केन्स में होते हैं सिंगल बॉन्ड्स कार्बन एटम्स में, एल्कीन्स में होते हैं डबल बॉन्ड्स लाइक दिस। तो इन तीनों में होती हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होती हैं? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स एंड इंड्यूस्ड डाइपोल्स। तो इनमें डाइपोल्स कैसे इजीली इंड्यूस होंगे? आपको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, तो ये इजीली इधर उधर डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। इसलिए एल्केन के कंपैरेटिवली एल्कीन में जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स और इंड्यूस्ड डाइपोल्स हैं वो ज्यादा इजीली फॉर्म होंगे, और एल्काइंस में तो सबसे इजीली, क्योंकि इसमें तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही बहुत बिग होता है। तो इसलिए एल्काइंस में जो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी एज कंपेयर टू एल्कीन्स और एल्केन्स। तो इसीलिए ही एल्काइंस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा हाई होंगे कंपेयर टू एल्कीन्स और एल्केन्स। तो आप लिख सकते हो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्काइंस sorry, the melting and boiling points of alkynes are higher than alkenes or alkanes of comparable size because of stronger van der Waals forces of attraction। तो इन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम स्टडी करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप हेडिंग लिख सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली टाइप की रिएक्शंस होंगी यहां पर एडिशन रिएक्शंस। और ये भी हमने बात की थी कि एडिशन रिएक्शंस हमेशा होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एडिशन रिएक्शंस, तो एडिशन रिएक्शंस में सबसे पहली रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की एडिशन पहले भी बात की थी हमने एल्कीन्स में, इसको हमने यूज किया था एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो वही रिएक्शन है बेसिकली कि जैसे हमारे पास है ये एसिटिलीन, तो इसमें हम हैलोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए नॉन एक्वस नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4। तो पहले एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का एडअप होगा, तो दिस वे वी विल गेट दिस, हमारे पास विसिनल डाइहेलाइड। फिर डबल बॉन्ड अभी भी है, पाई बॉन्ड अगर फर्दर है तो Cl2 की एडिशन भी हो जाएगी फर्दर। Cl2 अगर इसमें और ज्यादा रिएक्ट करके we will obtain this टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव। तो इसको हम कहते हैं वेस्ट्रॉन। कॉमन नेम है इसका वेस्ट्रॉन। इट इज ए वेरी यूजफुल इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। तो इस वेस्ट्रॉन की अगर हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करें
इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से एक और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट हमें ऑब्टेन होता है, दैट इज कॉल्ड वेस्ट्रोसोल। तो इसमें अगर मैं KOH अल्कोहलिक डालूं तो इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। ये आपको पता है कि बीटा एलिमिनेशन होती है, एक कार्बन से जाएगा हेलोजन तो उसके साथ वाली कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमें ऑब्टेन होगा वेस्ट्रोसोल, इसको कहा जाता है वेस्ट्रोसोल प्लस KCl एंड वाटर। तो बोथ वेस्ट्रॉन एंड वेस्ट्रोसोल आर यूज्ड एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स। तो इसी तरीके से ही एडिशन ऑफ ब्रोमीन होगी। ब्रोमीन होती है एक रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड। तो अगर रिएक्शन हो जाएगी तो जो रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन है दैट विल बी discharged. So that discharge of color is used as a test of unsaturation. एडिशन ऑफ हेलोजन्स के बाद सेकेंड रिएक्शन आती है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। तो हम बी पार्ट लिख सकते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको पता है, पहले भी हमने की थी कि HCl होगा सबसे कम रिएक्टिव, HBr उससे ज्यादा रिएक्टिव और HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव। और इसमें अब हमें करनी है बेसिकली, सबसे पहले हम करेंगे एसिटिलीन में एडिशन। तो इसमें एडिशन रिएक्शन जब करेंगे HCl की तो ये आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। HCl gets ionized to give H positive and Cl negative ions। H पॉजिटिव आयन जाएगा एक पाई बॉन्डेड कार्बन पे और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी उसी की तरफ ही चले जाएंगे। दूसरी कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज तो उसके साथ Cl नेगेटिव जाके अटैच हो जाएगा। पहले ये बिल्कुल सिमेट्रिकल एल्काइन था, पर अब जो एल्कीन बना दैट इज नॉट सिमेट्रिकल। इसमें डबल बॉन्ड की एक साइड में CH2 ग्रुप है और दूसरी साइड ये डिफरेंट CHCl ग्रुप है। तो अब क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो इसमें HCl की जो फर्दर एडिशन होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। तो मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड हेलोजन विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इस तरीके से एक कार्बन के साथ दो हेलोजन अटैच हो जाएंगी तो हम ऑब्टेन करते हैं इस तरीके से जो ये डाईहेलाइड बने, इसको कहा जाता है जेम डाईहेलाइड। तो इट इज ए जेम डाई क्लोराइड। अगर दो नेबरिंग कार्बन्स के साथ दो हेलोजन लगे हों तो देन इट इज कॉल्ड विसिनल डाइक्लोराइड। अगर एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन हों देन इट इज ए जेम डाइक्लोराइड। और इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज इथिलीडीन क्लोराइड। अगर दो नेबरिंग कार्बन्स पर हेलोजन हों दो तब उसको इथिलीन डाइक्लोराइड बोला जाता है, पर अगर एक ही कार्बन पे के ऊपर हो जेम डाइक्लोराइड हो देन इट इज कॉल्ड इथिलीडीन क्लोराइड। इन अ सिमिलर वे HBr की रिएक्शन होगी और ये थोड़ी फास्ट भी होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रोपाइन की तो ये स्टार्टिंग में ही अनसिमेट्रिकल अल्काइन है। तो यहां पर अगर हम से अब HBr ऐड करें या HCl ऐड करें या HI कोई भी हेलोजन एसिड ऐड करें तो पहले स्टेप पे ही मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई होगा। यहां पर आप देख सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड्स में डिफरेंट ग्रुप्स हैं अटैच्ड। एक तरफ है CH ग्रुप और एक तरफ ये C एंड CH3 ग्रुप। तो दिस इज एन अनसिमेट्रिकल एल्काइन।
तो स्टार्टिंग से ही मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा कि हाइड्रोजन विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड हैलोजन विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इससे ये वाला कंपाउंड बनेगा और जैसे ही ये कंपाउंड बना इट विल रिएक्ट फर्दर विद HBr टू फॉर्म द सेम जेम डाइब्रोमाइड। तो नाउ वी विल ऑब्टेन दिस कंपाउंड। अब मिडल कार्बन के साथ दो दो ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे। यहां पर भी मार्कोनिकोव्स रूल ही अप्लाई हुआ है। तो इस तरीके से एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स में, एल्काइंस में मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करने की जरूरत पड़ ही जाती है, चाहे पहले स्टेप पे हो, पहली एडिशन में या दूसरी एडिशन में। हम ऐसे रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप पे इस एल्कीन स्टेज पर नहीं स्टॉप कर सकते, रिएक्शन आगे एंड तक जाएगी ही जाएगी। तो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स के बाद आती है बारी एडिशन ऑफ वाटर की, दैट इज हाइड्रेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ वाटर थर्ड टाइप की एडिशन रिएक्शन है ये। तो इसमें क्या होगा, हम जैसे एसिटिलीन है तो इसमें वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 that is about 40% concentrated and in the presence of mercuric sulfate that is only about 1% concentrated। और इसको थोड़ा हीट करना पड़ता है अबाउट से 340 केल्विन या 330 केल्विन तक। तो इससे अब वाटर आयोनाइज होकर देता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। इसमें पॉजिटिव पार्ट है H पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है OH नेगेटिव। तो एक तरफ जाएगा पॉजिटिव पार्ट, दूसरी तरफ नेगेटिव पार्ट। क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्काइन है इसलिए कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी, जिधर मर्जी चला जाए H और जिधर मर्जी चला जाए OH। इस तरीके से हमें ऑब्टेन होगी ये वाली स्ट्रक्चर। और इसमें इसको आप देख सकते हो कि जिस कार्बन का डबल बॉन्ड है उसी के साथ ही OH ग्रुप लगा है। और ऐसे ही हम जो स्ट्रक्चर्स होती हैं या कंपाउंड्स होते हैं इनको कहते हैं इनोल्स। तो ये इनोल फॉर्म है। और आपने आइसोमेरिज्म में ये स्टडी किया था कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। तो यहां पर वैसे ही कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होगा, यानी कि 1,3 प्रोटॉन शिफ्ट होगी। प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन से यहां से रिमूव होकर इट विल गो टू दिस बीटा कार्बन और पाई इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे ऊपर। तो ये किस तरह से 1,3 माइग्रेशन होती है ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं जब हमने कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म किया था। तो ये नीचे वाली जो है इट इज कॉल्ड कीटो फॉर्म। तो इसी चीज को अगर हम थोड़ा बड़ा एल्काइन लेकर एक्सप्लेन करें तो वो भी सेम सीक्वेंस में ही रिएक्शन चलेगी। जैसे यहां पर मैंने जो एल्काइन था एसिटिलीन की बजाय अब प्रोपाइन यूज कर लिया, तो रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर तरीके से प्रोसीड करेगी। पहले वाटर की एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। यहां पर जो मर्क्यूरिक सॉल्ट ऐड कर रखा है इट रिस्ट्रिक्ट्स द एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रेशन रिएक्शन टू यूनिमोलिकुलर ओनली, दैट इज ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल गेट्स एडेड। अब OH नेगेटिव पार्ट जो है that will go to the carbon containing lesser number of hydrogen। जैसे ये मिडल कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो OH ग्रुप यहां पे जाएगा और हाइड्रोजन जो है that will move to the carbon containing greater number of hydrogens। ये बन गई इनोल। फिर इसके बाद कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होगा, यानी कि 1,3 प्रोटॉन शिफ्ट होगी। ये जो ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन है इट विल गो टुवर्ड्स दिस साइड और पाई बॉन्ड आ जाएगा ऊपर। तो हम सीधे इससे कीटो फॉर्म जो है वो लिख सकते हैं, ये एसीटोन और प्रोपेनोन। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कोई मर्जी अगर हम एल्काइन यूज करें उससे बनेगा कीटोन ही। एल्डिहाइड बनता है अगर तो दैट इज ओनली एसिटल्डिहाइड,
वो भी बनता है एसिटिलीन से सिर्फ, बाकी सभी एल्काइंस की हाइड्रेशन करने से कीटोन्स ही बना करते हैं। इस तरीके से हमने एडिशन ऑफ वाटर भी कर ली। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइप की एडिशन रिएक्शन आती है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड। एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो अब एसिटिलीन में हम एसिटिक एसिड ऐड करेंगे और ये वाली एडिशन रिएक्शन जो है इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस salts, in the presence of Hg positive salts। कोई भी मर्क्यूरस सॉल्ट हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर एसिटिक एसिड है तो ये कैसे आयोनाइज होगा? इट विल गिव H पॉजिटिव आयन एंड विल डिसोसिएट टू गिव एसीटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। तो हाइड्रोजन होगा इसका पॉजिटिव पार्ट और एसीटेट आयन है इसका नेगेटिव पार्ट। और आपको पता है ये सिमेट्रिकल अल्काइन है तो हाइड्रोजन किसी भी कार्बन के पास जाएगी और दूसरी कार्बन के साथ जाएगा नेगेटिव पार्ट। तो इस तरीके से वी विल गेट दिस कंपाउंड। इट इज कॉल्ड विनाइल एसीटेट। अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट करके सीधा करके लिखूं तो ये कंपाउंड जो मैंने इसका नाम बोला था विनाइल एसीटेट वो ज्यादा क्लियर होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH। जैसे ये वाला हाइड्रोजन जो है ये मैं इस कार्बन को अगर सप्लाई करूं तो कैसे हमारे पास जो कंपाउंड है वो बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये था नेगेटिव पार्ट। तो ये जाएगा अगर इधर तो नेचुरल बात है उससे पहले H पॉजिटिव जाएगा यहाँ पे तो पाई इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएंगे, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज तो ये जाके नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगी। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा हमारे पास। और इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो ग्रुप है CH डबल बॉन्ड CH2 इसको कहा जाता है विनाइल ग्रुप और ये विनाइल ग्रुप लगा है टू दी एसीटेट ग्रुप तो इसका कॉमन नेम है विनाइल एसीटेट। एसीटेट, विनाइल एसीटेट। जब हम एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड करते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन आती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो हमने एल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी की थी, एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी की थी जब हमने एल्केन्स में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एडिशन करके एल्केन्स बनाए थे। एल्कीन से भी एल्केन बने थे और एल्काइन से भी बने थे, वही सेम रिएक्शंस हैं। और सेकंड आती है एडिशन जब हम एल्काइन की करें और एडिशन को रिस्ट्रिक्ट करें टू ए सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, टू ए सिंगल H2। तो उससे सिस और ट्रांस, मैंने आपको बताया था कि जब हम लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करें देन वी गेट सिस एल्कीन और अगर हम बिर्च रिडक्शन करें विद द हेल्प ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया तब हमारे पास ट्रांस एल्कीन बनता है जनरली। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वही रिपीट होंगी रिएक्शंस इसलिए अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद आएगी एडिशन ऑफ मीथेनॉल। तो मीथेनॉल भी जैसे अभी हमने एसिटिक एसिड की एडिशन में देखा था बिल्कुल वैसे ही एडअप होगी। ये भी आपको पता है आयोनाइज होगी तो H पॉजिटिव अलग और मीथॉक्साइड आयन अलग होगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये वाली रिएक्शन जो है इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम मीथॉक्साइड। तो H पॉजिटिव जाएगा अगर इधर तो यहां पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज तो इसके साथ O नेगेटिव जाके जुड़ जाएगा। तो इट इज ए मिक्स्ड ईथर
जिसमें दोनों तरफ ऑक्सीजन के डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो कॉमनली जो ये वाला ग्रुप है इसको हम कहते हैं मिथाइल और इसको कहा जाता है विनाइल ग्रुप। तो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल विनाइल ईथर। तो इस तरह से एडिशन ऑफ मीथेनॉल करके हम ईथर्स भी बना सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन हमारे पास, नेक्स्ट टाइप की जो लास्ट एडिशन रिएक्शन है, तो वो क्या होगी, आप लिख सकते हो एडिशन ऑफ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। एडिशन ऑफ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड होता है AsCl3 और इसकी एडिशन अगर हमें करनी हो इसमें एसिटिलीन में, तो एक तरफ जाएगा एक Cl और दूसरी तरफ जाएगा AsCl2। तो दिस वे वी विल गेट दिस कंपाउंड AsCl2। तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है दैट इज लुईसाइट। तो ये रिएक्शन लिखने के बाद आप एक लाइन और इसमें नोट कर सकते हो, लुईसाइट is a very poisonous compound and is used as a war gas and is used as a war gas। तो इसके साथ जो भी एडिशन रिएक्शंस थी एल्काइंस की वो होती हैं खत्म। तो उसके बाद हम सेकंड टाइप की रिएक्शंस करते हैं which are called oxidation reactions। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में सबसे पहले आएगी बात कंबस्चन की, और कंबस्चन आपको पता है इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो कंबस्चन जब हम एसिटिलीन की करें तो इट इज ए हाईली कंबस्टिबल गैस, रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, प्लस करेंगे O2। तो ये आपने सीखा है एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन वाली इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं, कि जितनी भी कार्बन हो दैट विल गेट कन्वर्टेड टू CO2 गैस। 2 कार्बन है तो हमें मिलेगी 2 मोल्स ऑफ CO2 गैसियस, और 2 हाइड्रोजन है, जितनी भी हाइड्रोजन हो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू वाटर। एक वाटर बना तो ऑक्सीजन कितनी लगी, 2 × 2 4 + 1 5। तो यहां पर हम लिखेंगे 5/2 O2। तो क्योंकि जनरली हम जब भी रिएक्शंस लिखते हैं, केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, उसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स जो होते हैं या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन नहीं होते। तो इसीलिए ही ये 5/2 फ्रैक्शन को हम होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट यहां पर 5/2 की बजाय 5 मोल्स ऑफ O2, और इधर 2 के जगह पे 4 हो जाएंगे और 1 की जगह पे 2। तो इस तरीके से एसिटिलीन की कंबस्चन होगी, प्लस लॉट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड। जब हम एसिटिलीन की एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबस्चन करते हैं तो वेरी हाई टेम्परेचर भी अटेन हो जाता है, अबाउट 3000 केल्विन। और इसीलिए ही ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को यूज किया जाता है इन गैस वेल्डिंग। जो भी हम मेटल्स की वेल्डिंग करनी होती है कई बार, तो उस वैसी रिएक्शंस में हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम यूज करते हैं, क्योंकि उससे वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3000 केल्विन तक भी अटेन हो सकता है। फिर इसके बाद सेकेंड टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन आएगी, ऑक्सीडेशन विद बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, ये पहले भी आया है, हम अप्लाई कर चुके हैं
एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी और एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। तो बेयर्स रिएजेंट होता है बेसिकली एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। एल्केलाइन KMnO4 को हम बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, और जैसे हमने एल्कीन्स में भी किया था विद कोल्ड KMnO4 एंड विद हॉट KMnO4 सॉल्यूशन, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी दो टाइप की रिएक्शंस हम अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम यूज करें कोल्ड KMnO4, तो कोल्ड KMnO4 का मतलब होगा एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एल्केलाइन KMnO4। तो ये प्रोवाइड करता है नेसेंट ऑक्सीजन, वही नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे एसिटिलीन की ऑक्सीडेशन करेंगी। तो इससे क्या बनेगा, जो भी ट्रिपल बॉन्ड है यहां से दो बॉन्ड्स ब्रेक होकर ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये वाला एसिड हमें ऑब्टेन होगा। अब इस तरीके से लिखा जाए अगर इस एसिड को, तो इतना क्लियरली नहीं आइडिया मिलता कि ये एसिड है कौन सा। पर अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं कि ये C, इसके साथ डबल बॉन्ड OH यानी कि COOH, और इसी तरह से दूसरा भी COOH ही है, तो इसको क्या कहते हैं, इट इज नथिंग बट ऑक्सैलिक एसिड। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिलीन से हमें मिला ऑक्सैलिक एसिड जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं विद बेयर्स रिएजेंट, और ये मैंने लिखवाया है विद कोल्ड एल्केलाइन KMnO4। तो कोल्ड का मतलब है टेम्परेचर हमें रूम टेम्परेचर के आसपास रखना है, दैट इज अबाउट 3000 केल्विन। तो इसी तरीके से अगर कोई एल्काइल ग्रुप लगा हो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ, तो उस केस में क्या होगा, हम ये टेम्परेचर अगर ना भी मेंशन करना चाहें तो ऊपर ऐसे ही लिख सकते हैं कोल्ड एल्केलाइन KMnO4, उससे भी वही चीज क्लियर होगी। तो अब जो CH वाला पार्ट है इसका तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पर जिस कार्बन के साथ दोनों कार्बन ही लगे हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं लगा, दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू ओनली कीटो ग्रुप। तो इस तरीके से हमें ये अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। फिर ऑक्सीडेशन विद कोल्ड KMnO4 के बाद हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4। तो विद हॉट KMnO4 मतलब बॉइलिंग वाटर में हम रिएक्शन करेंगे इसकी। तो तब क्या बनेगा, मैं यही जो नीचे एल्कीन लिखा हुआ है इसी एल्कीन की ऑक्सीडेशन करवाने जा रहा हूं विद हॉट एल्केलाइन KMnO4। चाहो तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं हॉट एल्केलाइन KMnO4, या सिर्फ एल्केलाइन KMnO4 और टेम्परेचर मेंशन कर दो 373 केल्विन, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब यहां से ट्रिपल बॉन्ड पूरे का पूरा ब्रेकअप हो जाएगा और एक हमारे पास एसिड बनेगा, सॉरी दो कार्बन एटम्स वाला, और एक इधर से ऑक्सीडेशन करी तो पहले हमें मिला फॉर्मेल्डिहाइड, फिर फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड में भी क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो इट विल गेट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन लगा है तो हॉट KMnO4 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड वाटर। पर अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई एल्काइल ग्रुप लगा है तो देन इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू ए कीटो ग्रुप ओनली। तो इसी तरीके से अगर हम चाहें तो कोई और भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखकर उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम कर रहे हैं उसका सेकंड पार्ट दैट इज ऑक्सीडेशन विद बेयर्स रिएजेंट वो भी खत्म होता है। तो फिर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में लास्ट है दैट इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन गिनी जाती है। ये एल्कीन्स में
एल्काइंस में और आगे आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स करोगे उनमें भी आती है। तो ओजोनोलिसिस आपको पता है एल्कीन्स में की थी, तो किस तरीके से करते हैं, पहले हम ओजोन ऐड करेंगे, इसमें सॉल्वेंट यूज करेंगे कोई नॉन पोलर नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक CCl4। तो ऑक्सीजन एल्काइन में कैसे एडअप होगी, तो जस्ट लाइक द केस ऑफ एल्कीन्स, एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी बिटवीन टू कार्बन एटम्स, फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा और दो ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगी। तो इस तरह से वी विल गेट ए हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर और बीच में एक बॉन्ड बचा रह गया। ट्रिपल बॉन्ड में से दो बॉन्ड्स हमने ब्रेक किए, तो जो बॉन्ड है वो हम यहां पर कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड तो बनाएंगे ही। उसके बाद हम इसका करेंगे रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस, और रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस किया जाता है बाय द एडिशन ऑफ जिंक इन वाटर। तो यहां पर जब हम इसका करेंगे रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस तो इस तरह से बॉन्ड्स का क्लीवेज होगा, बिल्कुल जैसे हमने एल्कीन्स में किया था। तो एल्कीन्स में यहां पर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहां पर तो एक बॉन्ड बचता है, पर एल्कीन्स में कोई बॉन्ड नहीं बचता था। तो अब क्या होगा, यहां पर दोनों जो कार्बन और ऑक्सीजन है इनमें डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जो ये वाली ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ कंबाइन होकर H2O2 बना देगी। तो ये वाला कंपाउंड कौन सा कंपाउंड बना, तो इसको अगर मैं सीधा करके लिखूं तो ये वाला कंपाउंड होगा CHO। दो एल्डिहाइड ग्रुप्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइऑक्सेल। क्योंकि अगर यहां पर CH2OH हो ऊपर भी और नीचे भी तो ग्लाइकॉल होता है इसका नाम, और अगर दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं तो ये मिडल में ही रह गया, इसीलिए ही इसका नाम ग्लाइऑक्सेल रखा गया है। अब अगर इससे हम बड़ा एल्कीन कोई यूज करें, जैसे ये है प्रोपाइन, तो इस केस में जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ ओजोन की, फिर उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस किया रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस, तो ये वाला ग्लाइऑक्सेल बना। अब ग्लाइऑक्सेल में एक मिथाइल ग्रुप भी साथ में अटैच्ड है, इसलिए इसको हम मिथाइल ग्लाइऑक्सेल भी कह देते हैं कॉमनली, मिथाइल ग्लाइऑक्सेल। और अगर दोनों तरफ ही कार्बन एटम्स हों अटैच्ड तो यहां पर बना सकते हैं हम इस तरीके से। तो दिस इज ब्यूट-1 आइन। तो इस कंपाउंड में जो हमारे पास ओजोनाइड बनेगा दैट विल बी दिस, पहले से थोड़ा डिफरेंट होगा, और जो लास्ट प्रोडक्ट बनना है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। अब ये डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सेल बन जाएगा, क्योंकि ग्लाइऑक्सेल में दोनों कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप्स हमने लगा दिए। तो इस तरीके से ओजोनोलिसिस करके एल्काइंस का हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इसके साथ होती हैं खत्म। इनमें हमने तीन तरह की रिएक्शंस की। सबसे पहले आई थी कंबस्टन रिएक्शन, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन विद बेयर्स रिएजेंट, और फिर उसके बाद आई थी ओजोनोलिसिस। और फिर इसके बाद थर्ड टाइप की रिएक्शंस आएंगी एल्काइंस में, which are called polymerization reactions। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जिसमें कुछ एल्काइन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर आगे कोई और बड़ी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड। तो आप लिख सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड CuCl होता है,
and vinyl chloride. CuCl is this, or ammonium chloride NH4Cl is this. तो क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर हम करें इनकी पॉलीमराइजेशन तो किस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी। इसका हाइड्रोलाइज्ड सॉल्ट सॉल्यूशन होता है एसिडिक। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिटिलीन है जो मैं इसी से ही ये चीज एक्सप्लेन करता हूं। एक एसिटिलीन आयोनाइज होगी तो इस तरह से आयंस है जो वो प्रोवाइड करेगी। तो इसके बाद इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के बाद हमें स्टडी करनी है एसिडिटी ऑफ एल्काइंस वाली रिएक्शन, जो रिएक्शन शो करेंगी एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। तो वहां पर भी ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी कि एसिटिलीन का जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होता है, दैट मे बी लॉस्ट एज H पॉजिटिव आयन अंडर सम स्पेशल कंडीशंस। तो इस एल्काइन में एक तरफ जाएगा H पॉजिटिव तो इससे बन जाएगा CH2 और दूसरी तरफ चला जाएगा ये C नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव पार्ट। तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। अब आपको पता है कि C डबल बॉन्ड C मतलब यहां पर है, जैसे ये वाला ग्रुप है तो इसको कहा जाता है विनाइल ग्रुप। तो उसके आगे एसिटिलीन है तो इसलिए हम इसका नाम भी बोल सकते हैं विनाइल एसिटिलीन। विनाइल एसिटिलीन, और इसमें अभी भी एक ट्रिपल बॉन्ड है तो इस ट्रिपल बॉन्ड में फर्दर आकर एक एसिटिलीन और एडअप हो सकती है टू फॉर्म डाई विनाइल एसिटिलीन। एक एसिटिलीन और रिएक्ट करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl एंड NH4Cl। तो अब दूसरी एसिटिलीन इसी तरीके से आयोनाइज होकर एक तरफ H जाएगा और दूसरी तरफ चला जाएगा ये जो नेगेटिव पार्ट है यहाँ पर यहां से H जाएगा और इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला जो ग्रुप है ये दूसरे एसिटिलीन मॉलिक्यूल के ऊपर एडिशन रिएक्शन शो करेगा और हमें ऑब्टेन होगा ये वाला कंपाउंड। ये चीज यहां से H पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये फिर दूसरे एसिटिलीन मॉलिक्यूल के ऊपर एड अप होकर इस तरीके से डाई विनाइल एसिटिलीन कंपाउंड बनाएगा। एक है ये विनाइल ग्रुप, एक है ये विनाइल ग्रुप, यानी कि एसिटिलीन में से हमने दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके विनाइल ग्रुप्स जो हैं वो लगा दिए। तो इसका कॉमन नेम हम लिख सकते हैं डाई विनाइल एसिटिलीन। तो अब तीन एसिटिलीन यूनिट्स जो हैं, जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। तो ये जो विनाइल एसिटिलीन है it is used in the preparation of a monomer for synthetic rubber। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जो सिंथेटिक रबर है, तो उसकी दैट इज ए पॉलीमर। तो उस पॉलीमर का जो मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन, वो बनाने के काम आती है जो विनाइल एसिटिलीन है। जैसे हमने ये बनाया था जब दो एसिटिलीन मॉलिक्यूल जो हैं वो पॉलीमराइज हुए थे, इसमें अगर HCl की एडिशन की जाए तो आप देख सकते हो कि इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो एडिशन होगी ओवर द ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में दिस इज द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं कोई, और एंड दिस इज द कार्बन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, इसके पास एक हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकोव रूल चलेगा कि हाइड्रोजन विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड हैलोजन विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये कंपाउंड बना इसको हम कॉमनली कहते हैं क्लोरोप्रीन, जिसका आगे पॉलीमर बनता है दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक रबर और नियोप्रीन। तो ये जो एक डाईईन बना है हमारे पास, तो जब हम एल्कीन्स में पॉलीमर्स कर रहे थे तो वहां पर इस टाइप के पॉलीमर्स भी थोड़े होते हैं जब
डाईईन्स मिलकर कोई और बड़ा पॉलीमर जो है वो बना देते हैं। जैसे n मॉलिक्यूल्स क्लोरोप्रीन के एक दूसरे के साथ अटैच होकर कंबाइन होकर पॉलीमर बनाएंगे लाइक दिस, CH2 CH, यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड C Cl और CH2, ये वाला पॉलीमर बनेगा which is called neoprene, that is synthetic rubber। नियोप्रीन और सिंथेटिक रबर। तो इसकी पॉलीमराइजेशन जो है ये क्लोरोप्रीन की किस तरीके से हुई, ये मैं आपको थोड़ी सी बात एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्लोरोप्रीन से जो नियोप्रीन बनी है अभी वो कैसे बनेगी। तो मैं 2 क्लोरोप्रीन यूनिट्स यहां पर लिखकर जो सिचुएशन बनती है वो पूरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये हैं 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरोप्रीन के। तो इस क्लोरोप्रीन मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है CH2 वाली इस कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन है CH वाली कार्बन का। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इसी तरीके से ये पाई बॉन्ड में भी एक अकेली कार्बन का है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन चला आएगा इधर और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर, तो यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। और इसी तरीके से इस क्लोरोप्रीन में सिचुएशन बनेगी कि एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन इधर, और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये शेयर होकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं और बीच में ये चेन बन जाती है। तो इस तरीके से ये वाला जो है रिपीटिंग यूनिट हमें ऑब्टेन होता है, इसको हम कहते हैं नियोप्रीन। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में हमने सबसे पहली पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड जो थी वो कर ली पूरी।